दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। पहले चलते हैं दिल्ली, वहां पर हमारे साथ दीपा जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तो दीपा जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप क्या करती हैं दीपा जी, और मार्केट में कब से हैं? मैं काफ़ी टाइम हो गया है मुझे। पहले मैं थोड़ा म्यूचुअल फंड वगैरह इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा एफएनओ में भी किया, लेकिन अभी आजकल मैं एफएनओ के साथ अपना एक पोर्टफोलियो भी बना रही हूँ, जिसमें मैं बीच बीच में प्रॉफिट बुक भी करती रहती हूँ। तो उसी के बारे में मुझे थोड़ी तो दीपा जी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टर भी हैं, राइट? यस, आई एम। ओके, और आप कैश के स्टॉक्स में आप डील करती हैं, एफएनओ में आप डील नहीं करती हैं अब? कभी कभार करती हूँ उसमें भी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने एफएनओ को छोड़ के कैश में निवेश करना ज्यादा बेटर ऑफ किया? नहीं, उसमें जब बहुत वोलेटिलिटी होती है ना, तो कभी कभी प्रॉब्लम में भी आ जाती हूँ। तो इसलिए स्टॉक तो चलता रहता है, उसमें थोड़ा मेरा प्रॉफिट भी बुक होता रहता है। अच्छा, और ये कब से आप ये कब से आप कर रहे हैं इन्वेस्ट मार्केट में? मुझे कम से कम 5 साल तो हो चुके हैं। ओके, तो ये जो लास्ट पैनिक स्टेट आया था कोविड में, तब आपने एक्यूमुलेशन किया या आप पैनिक आए थे, पैनिक में आ गया था आपका पोर्टफोलियो? आ गया था। और तब मेरा एफएनओ में भी बहुत प्रॉब्लम में आ गया था। तो तभी आपको मार्जिन का ट्रिगर हुआ और आपको लगा कि अब कैश में जाना चाहिए, राइट? यस। ओके, अच्छा दीपा जी, पहला सवाल क्या है आपका? मेरे पास चोला फाइनेंस के 10 स्टॉक्स मैंने एक्चुअली अभी लिए हैं। ओके। और मैं इसमें करना चाहती हूँ, इन्वेस्ट और करना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे अभी ये थोड़ा नीचे चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इज दिस द राइट वे, मतलब चोला में मुझे और आगे इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे किसी और में स्विच करना चाहिए? बिकॉज एज फार एज आई नो, चोला इज अ गुड कंपनी, चोला फाइनेंस। ओके, तो आप कंसर्न किस चीज से हैं, भाव से या कंपनी की क्वालिटी से? अभी तो फिलहाल थोड़ा, मैंने कभी ये फाइनेंस इसमें चोला फाइनेंस में कभी किया नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने किया है। ओके। तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन है कि मैं इसमें कंटिन्यू करूं या अभी नीचे आ रहा है तो मैं और ऐड करूं, या मैं इसे एग्जिट कर जाऊं मेरे बाइंग प्राइस पर आते ही। वैसे तो ये मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी है, तो क्रेडिबिलिटी वाइज तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मानस ज़्यादा बेहतर जानकार, तो उनसे हम राय ले लेते हैं। मानस, चोला इन्वेस्ट में इन्होंने करीब करीब 700-750 रुपये की रेंज में इनकी खरीदारी है, और वहाँ से नीचे भी आ गया स्टॉक। तो क्या करना चाहिए इन्हें? फर्दर ऐड करना चाहिए अपनी पोजीशन को, या फिर अभी वेट करना चाहिए? कैसे क्या करें इसमें? देखिए, आई थिंक 820 रुपए से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ, 700 रुपए के आसपास के लोज बने, और आज जिस तरह की रिकवरी हम लोअर लेवल से देख रहे थे कि सुमित भाई, ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए है चोला फाइनेंस का, क्योंकि यहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज है। तो अगर यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले लेता है और एक बार 720 रुपए के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, तब बिल्कुल एवरेज करना चाहिए, क्योंकि उस केस में आपको फिर से 820 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा इंतजार करिए, अगर 720 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, तब 680 के स्टॉप लॉस से चोला फाइनेंस में आप एवरेज कर सकती हैं। अगर लॉन्ग टर्म का इन्होंने जैसे नजरिया बताया, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी तक कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं लग रही है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, लेकिन जहां तक एवरेज करने की बात है, मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि 720 725 के ऊपर ऐड करिए 680 के स्टॉप लॉस के साथ। 680 का एक स्टॉप लॉस और 720 के ऊपर आप दीपा जी से ऐड कर सकती हैं, जो आपने सुना होगा, मानस अभी भी कह भी रहे थे। तो आप क्या लॉन्ग टर्म ही रखेंगे इसे या मीडियम टर्म के लिए रखेंगे? क्या सोचा आपने? थोड़ा 10% के करीब प्रॉफिट होता है, तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ और बाकी फ्री के शेयर रख लेती है, राइट? हाँ। बहुत बढ़िया रणनीति वैसे दीपा जी है। अच्छा, अब दूसरे दर्शक से बातचीत करते हैं, वो भी दीपा है बेंगलुरु से। अच्छा दीपा जी नमस्कार, बेंगलुरु वाली दीपा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका और आप कब से मार्केट में? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो सीएन दीप्ति आवाज ने मुझे इधर आने का मौका दिया। थैंक यू दीपा जी। सेकेंडली, मैं मार्केट में 4-5 साल से इन्वेस्ट कर रही हूँ। मैं कैश में ही इन्वेस्ट करती हूँ। ओके। और दीपा जी, वैसे तो अभी थोड़ी पहले आपके पीछे जब आपका फ्रेम बन रहा था, तो आपके शायद हस्बैंड थे, तो वहां से आपको इनकरेजमेंट मिला इन्वेस्टमेंट का, या फिर आप खुद ही आउटराइट इन्वेस्ट करती हैं?
बेसिकली सर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करती हूँ और मेरे हस्बैंड तो शेयर्स में बिल्कुल भी नहीं है, वो म्यूचुअल फंड प्रिफर करते हैं, वो कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और मैंने ये शेयर मार्केट शेयर ट्रेडिंग का ये तो इसमें इन्वेस्ट करने का सोचा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों दीपा जी? आप शेयर में और म्यूचुअल फंड में, हस्बैंड, ऐसा क्यों? उनको वो ज्यादा सेफ और प्रॉफिटेबल लगता है, लेकिन मैंने जब 4-5 साल पहले देखा तभी मैंने कंपेयर किया कि कई लोग बैंक एफडी में पैसा रखते हैं, कई लोग म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं और कई लोग मेरे फ्रेंड शेयर में भी डालते थे। मुझे कंपेयर करने के बाद ये लगा कि रिस्क है शेयर मार्केट में, लेकिन इन्वेस्ट किया जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा है, इसलिए मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर समझा। तो दीपा जी, आपने कभी अपने हस्बैंड को कन्विंस नहीं किया शेयर के लिए, या उन्होंने कभी आपको कन्विंस नहीं किया म्यूचुअल फंड के लिए? नहीं सर, वो अपना उधर इन्वेस्ट करते हैं, मैं इधर इन्वेस्ट करती हूँ। अच्छा, तो कमाई अगर ज्यादा आपकी रहती तो आप बोलती नहीं उन्हें कि ज्यादा बेटर इक्विटी था, कहाँ आप म्यूचुअल फंड में फंस गए? नहीं, वो बोलते हैं कि सभी अंडे एक ही बास्केट में नहीं रहने चाहिए, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड में ही ठीक हूँ, तुम शेयर का करो। चले, वैसे ये अच्छी रणनीति है, डाइवर्सिफाइड भी हो गए आप दोनों, पोर्टफोलियो भी आप लोगों का डाइवर्सिफाइड है। आपका सवाल क्या दीपा जी? मेरा पहला सवाल है कि मैंने हुडको को 2000 शेयर मेरे पास है, उसको मैंने 62 रुपए में खरीदा हुआ है जी। मैं इसको होल्ड करूँ, थोड़ा एवरेज करूँ या क्या करूँ, मुझे इसका ही चाहिए। तो दीपा जी, खरीदारी कब की आपकी? कितने समय पहले खरीदारी की थी आपने हुडको में? दीपा जी, ये जो खरीदारी आपकी कब की है, कितनी पुरानी है? 2017 एंड में लिया था सर, मैंने 78 रुपीज में लिया था, बाद में थोड़ा ऊपर आएगा सोच के एवरेजिंग करती गई, लेकिन वो ऊपर आया ही नहीं बाद में। इनफैक्ट पिछले एक महीने में बहुत चला है। आप इसका एक महीने का अगर चार्ट उठा के देखेंगे तो क्या जबरदस्त मूव हुडको के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। 2 दिन में ही इनफैक्ट 20% के आसपास का मूव देकर भी गया था। तो मानस बहुत लंबे समय तक वेट किया और वापस अब दाम के इर्द गिर्द एटलीस्ट आना शुरू हुआ है ये स्टॉक। एक महीने में करीब 30-31% का मूव दिखा चुका है। क्या करना चाहिए हुडको में? देखिए, खरीदारी के बाद 18 रुपए तक के लेवल्स भी देख लिए इन्होंने, तो अब तो निकलने का बिल्कुल सवाल नहीं उठता। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो जो गिरावट अभी हमने करीब 6-8 महीने पहले देखी थी, उसमें स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है। तो टेक्निकली देखें तो एक चीज तो क्लियर दिखती है कि लोअर लेवल पे अब बहुत ज्यादा गिरावट देखना मुश्किल है स्टॉक को, और अगर एक बार भी ये 55 रुपए और 56 रुपए के ऊपर निकलने लगा तो वो हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन होगा। तो 55-56 के ऊपर आपको जो नए टारगेट होंगे वो करीब 80-85 तक के होंगे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बिल्कुल बने रहिए। इन्होंने स्टॉप लॉस पहले नहीं रखा था, लेकिन अब मैं इनको बोलूंगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। 39 रुपीज के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 80-85 रुपए तक के स्तर आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं हुडको में। अच्छा, तो 80 से 85 तक के स्तर हुडको में आपको दीपा जी देखने को मिल सकते हैं। तो दीपा जी, लास्ट टाइम जब 18 रुपए आया था तब आपका मन नहीं किया बेच दो, लॉस हो रहा है बहुत, क्या करें? नहीं सर, लॉस देख के तो बेचने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। अभी अच्छा। थोड़ा ही तो बचा है, सोचा कि कभी तो आएगा, रख लेती हूँ। चलिए, बढ़िया रणनीति थी। वैसे आगे भी आपसे हम बातचीत करते हैं दीपा जी। हमारे तीसरी दर्शक मौजूद हैं गाजियाबाद से, शिप्रा जी। शिप्रा जी, जब आपका नाम मुझे किसी ने भेजा था तो आगे के लगा हुआ था, वो के शिप्रा है या प्रोनाउंस में करना है या वो के साइलेंट है, क्या है वो शिप्रा? सर वो क्षितिज वाला शिप्रा है। अच्छा, क्षितिज वाला शिप्रा, तो के साइलेंट है, राइट? नहीं, साइलेंट नहीं है सर, क्षत्रिय वाला शाह है। अच्छा, क्षत्रिय वाला शाह है। तो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ आपका नाम? शिप्रा, इट इज शिप्रा। ओके, तो शिप्रा जी, कब से आप मार्केट में? मुझे 5 इयर्स हो गए। 5 इयर्स? तो आप फुल टाइम प्रोफेशन में है मार्केट्स में या फिर पार्ट टाइम इन्वेस्ट करती हैं? कैसे इन्वेस्ट करती हैं, क्या पैटर्न है? एक्चुअली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो पार्ट टाइम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि रेगुलर इन्वेस्टर का मेरे पास टाइम नहीं इन्वेस्टिंग का। तो मेरे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में है, बट थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा एक अमाउंट हर महीने लगा। कैसी रही लर्निंग सो फार शिप्रा जी 4-5 साल में? डायरेक्ट इक्विटी में। नहीं, एक बार मैं सुन नहीं पाया आपको, फिर से बोलिएगा प्लीज। एक्चुअली मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर में अपने आप को कहना चाहूंगी, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ। ओके। पर डायरेक्ट इक्विटी में लर्निंग पर्पस के लिए अभी कर रही हूँ, अराउंड 50-40,000 में हर मंथ लर्निंग पर्पस से इन्वेस्ट करती हूँ। तो कैसा रहा ये पिछले 4-5 साल में आपका जो लर्निंग फेज रहा है इक्विटीज को लेकर? अभी तक तो ऑप्टिमिस्टिक ही रहा है, मतलब मैंने लॉस नहीं बुक किया अब तक। अच्छा, लॉस बुक नहीं किया है, लॉस हुआ नहीं?
नहीं नहीं सर, हुआ नहीं। लॉस हुआ नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। तो शिप्रा जी, पहला सवाल आपका क्या है? एक्चुअली मैंने रिलायंस खरीदा है ई मार्जिन सेगमेंट में 2400 पे 50 नंबर्स खरीदे हैं मैंने। ओके, और क्या टाइम फ्रेम तो वैसे मैं आप पूछना रखें? चाहती हूँ कि मैं सॉरी, वैसे आप क्या टाइम फ्रेम रखना चाहती हैं इसमें, लॉन्ग टर्म? हाँ लॉन्ग टर्म में रिलायंस में काफी पॉजिटिव हूँ, उनकी 5G की जो स्ट्रेटजी है और उनकी जो एक्सपेंशन प्लान है उनको लेके काफी पॉजिटिव हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस पोजीशन से मैं एग्जिट कर जाऊँ या लॉन्ग टर्म रिटेन करूँ? ओके, तो आप देश की सबसे बड़ी कंपनी में लंबी अवधि के लिए निवेशित हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में। मानस, पहले तो आप बहुत समय से रिलायंस की पैरवी करते आ रहे हैं, पहले भी आपने इस पर कई बार अपनी बाय कॉल दी है। क्या राय रखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर, लंबी अवधि का इनका नजरिया है? देखिए, लंबी अवधि के लिए रिलायंस में तो मैं अभी भी यही बोलूंगा कि आप निवेशित रह सकती हैं। कभी कोई गिरावट मिले तो और खरीदारी कर सकते हैं। उसका मैं रीजन आपको बताऊं, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे तो कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। पिछले करीब अगर हम 10-12 मंथ लें तो आपको दिखेगा तो कंसोलिडेशन 2800 पे रेजिस्टेंस है, 2300 रुपए के आसपास बॉटम बना है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो रहा है। ये कंसोलिडेशन का दौर है। कंसोलिडेशन के बाद जब ये स्टॉक वापस 2700-2800 रुपए के ऊपर निकलेगा, तब तो आपको शायद 3200-3300 रुपए तक की रैली रिलायंस में देखने को बिल्कुल मिल जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से बिल्कुल रिलायंस में बने रहिए। 2300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। कभी भी गिरावट मिले तो और एक्यूमुलेट करिए। पहला टारगेट 2800 रुपए का और उसके ऊपर 3200 रुपए तक के टारगेट्स आपको रिलायंस में आने वाले 8 से 10 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, तो शिप्रा जी, आप बने रहें, 2300 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, लंबी अवधि के लिए इसमें निवेशित रहें। कोई गिरावट आए तो आप एक्यूमुलेट करें। बैंक्स, एनबीएफसी, आईटी, कई सारे कारोबार कंपनी के अंदर और भी हैं। अदर देन आप अगर ऑयल एंड गैस मेजर या फिर टेलीकॉम मेजर की बात करें तो एनबीएफसी स्पेस का भी कारोबार कंपनी ने रिसेंटली डीमर्ज करने की बात भी कही थी। तो आपके लिए बने रहने की राय। और ये डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। लौटते हैं अब दीपा जी के पास, दिल्ली वाली दीपा जी जो है उनके पास लौटते हैं। तो दीपा जी, अगला सवाल आपका। हाँ, मैं मानस जी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं उनको काफी फॉलो भी करती हूँ। अभी L&T इन्फोटेक में और माइंडट्री दोनों का मर्जर हुआ है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी मैं इसका स्टॉक एक्यूमुलेट करना शुरू करूँ या मैं वेट करूँ, बिकॉज मैंने कई बार देखा है कि मर्जर के बाद प्राइस एकदम डाउन होता है। तो इज दिस द राइट टाइम टू बाय और शुड आई वेट फॉर सम टाइम? आप माइंडट्री के लिए आई एम इंटरेस्टेड इन माइंडट्री। आप जो दोनों कंपनियां हैं, नई एंटिटी जो बनेगी उसमें निवेश करना चाहती हैं, राइट? नहीं, अगर मैं अभी भी माइंडट्री लेना चाहूँ तो। ओके, आपका लेकिन टारगेट वही रहेगा कि जो नई एंटिटी बनेगी आप उस तक उसे होल्ड करेंगी? Of course, I want to go for it. Yes. ओके, चलिए, ये देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर उस समय शुमार हो जाएगी। कुछ अटकलें हैं कि शायद निफ्टी का हिस्सा बने या कुछ अटकलें हैं कि शायद निफ्टी का हिस्सा ना भी बने, लेकिन वो उस समय पे क्लैरिटी होते हुए दिखाई पड़ेगी। मानस, माइंडट्री और L&T इन्फोटेक, ये दो नाम इन्होंने चुन रखे हैं जहां पर ये विलय को लेकर एक बाय पोजीशन बनाना चाह रही हैं। खुद ये माइंडट्री में इंटरेस्टेड हैं। क्या यहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए? और नीचे के जोन्स आप देख रहे हैं, आईटी ऑलरेडी बीटन डाउन है, 30-40% करेक्ट हो चुका है सेक्टर भी। क्या करना चाहिए ना? देखिए, अगर इस न्यूज को दरकिनार कर दें, जो मर्जर है इसको दरकिनार करें, केवल हम चार्ट से बात करें तो दोनों के चार्ट्स, एलटीआई और माइंडट्री, दोनों के चार्ट एग्जैक्टली सेम लगते हैं। कहीं पर भी कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं है। हालांकि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और मेरा समझना ये है कि आने वाला जो करीब 8 से 10 मंथ होगा, वहां पर आपको शायद मिड कैप स्मॉल कैप पे उस तरह का बाइंग इंटरेस्ट आईटी सेक्टर में नहीं देखने को मिलेगा जिस तरह का बाइंग इंटरेस्ट आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। स्पेशली मैं इन्फोसिस की बात कर रहा हूँ, टीसीएस की बात कर रहा हूँ और एचसीएल टेक की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर हम केवल स्टॉक स्पेसिफिक रहे और माइंडट्री की बात करें तो देखिए, स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया है। वीकनेस चार्ट पे बिल्कुल नहीं दिखती है। 3360 रुपए का स्तर ध्यान रखिए। जब तक स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा, यहाँ पर जो ट्रेंड है वो बुलिश बना रहेगा। एक हर्डल 3720 से लेकर 3780 की रेंज में दिखने लगा है। अगर वो लेवल से एक बार ब्रीच हो जाएंगे, जो कि 50 वीक मूविंग एवरेज है, अगर उसके ऊपर एक बार निकला, तब तो आपको शायद 4200 या 4400 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से 3350 के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहे, आप यहाँ पर गिरावट पे खरीदारी कर सकती है। 3350 टेक्निकली आप ध्यान रखिएगा दीपा जी, और एक तारीख है 24 नवंबर की, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 24 नवंबर तारीख जो है ये
रिकॉर्ड डेट है इसकी एलिजिबिलिटी तय करने के लिए कि आप उसके शेयर होल्डर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। और जो रेशियो है वो 73 शेयर L&T इन्फोटेक माइंडट्री के मिलेंगे आपको अगर आप माइंडट्री के 100 शेयर लेती हैं तो। लेकिन ये तारीख में और ये लेवल्स के आसपास को आप एटलीस्ट क्लोजली ध्यान रखिएगा अगर आप इस इवेंट को प्ले करना चाह रही हैं तो। आगे बढ़ते हैं और अगली दीपा जी से जो कि हमारे साथ बेंगलुरु से मौजूद है उनसे बातचीत कर लेते हैं। दीपा जी, आपका दूसरा सवाल। सर मेरे पास वेल्सपन इंडिया के 500 शेयर है, उसको मैंने 155 रुपीज पे खरीदा हुआ है। ओके, और क्या इसमें आप टाइम फ्रेम तय करना चाहेंगी? मैं लॉन्ग टर्म के लिए रुकने के लिए तैयार हूँ। ओके, आधा हो गया। दीपा जी, यहाँ पर भी आप यही सोच रही हैं कि ये कभी ना कभी तो ऊपर आएगा इसलिए होल्ड कर लें? नहीं, एवरेज भी कर सकती हूँ सर मैं। ये आएगा तो अभी एवरेज कर सकती हूँ। ओके, मानस, वेल्सपन इंडिया टेक्सटाइल मेजर करीब करीब 500 शेयर हैं, 150 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 77-78 रुपए का मौजूदा स्तर है। इनकी खरीदारी से ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, तो यहाँ पर अभी खरीदारी और करें, अवॉइड करें, वेट करें, कोई स्टॉप लॉस रखें, क्या करें? देखिए, पहली चीज तो ध्यान रखिए, कभी भी चाहे कोई ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि लॉस में एग्जिट करना कोई गलत डिसीजन नहीं होता है। बहुत बार आप देखेंगे कि लॉस में एग्जिट करना ज्यादा बेहतर डिसीजन होता है, क्योंकि जब लॉस में आप निकलते हैं तो आप देखेंगे बहुत बार स्टॉक उसके बहुत नीचे के लेवल्स दिखाता है। जहां तक बात वेल्सपन इंडिया की है, देखिए चार्ट्स पे तो अभी भी कहीं पर भी रिवर्सल के साइन नहीं है। हालांकि स्टॉक ने गिरना बंद कर दिया है, जो 65-67 के लोज बने उसके बाद से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई भी बुलिश साइन है। बुलिश ट्रेंड बनने के लिए कम से कम 90 रुपए के लेवल्स को स्टॉक को ब्रीच करना पड़ेगा। केवल और केवल 90 रुपए के ऊपर ही यहाँ पर स्ट्रेंथ बनेगी। तो मैं इनको यही रिकमेंड करूंगा कि कभी कोई छोटा मोटा उछाल मिले 82 के आसपास स्टॉक आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और फिर 92 के ऊपर फिर से खरीदारी करिए, क्योंकि उस केस में आपको कम से कम 120 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो दीपा जी, आपको रणनीति बताई है मानस ने, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को रिवैम्प कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। दोनों दीपा जी, दिल्ली वाली भी और साथ साथ बेंगलुरु वाली, दोनों दीपा जी को बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा शिप्रा जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए और साथ साथ अपने सवाल पूछने के लिए। और मानस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद रहने